कर लिया था, इंट्रोडक्शन स्कैपुला हो गया था, 2 वीडियोस थी। आज हम ह्यूमरस से चालू करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमरस, अब ह्यूमरस शब्द देख लो आप, ये आपने इंग्लिश लैंग्वेज में कहाँ सुना है? ह्यूमर। तो ह्यूमरस का नाम एक ग्रीक आदमी ने ऐसे बोल दिया। ह्यूमरस पहले होती कहाँ है? तो देखो, ह्यूमरस ये होती है अपर आर्म में। अपर आर्म को क्या कहते हैं? ब्रैकियम। ये था एंटेब्रैकियम, ये था मैनस। ब्रैकियम की अकेली बोन को कहते हैं ह्यूमरस। अब एक आदमी ने बोल दिया यहाँ पे अगर आप छू दो तो हंसी सी आती है, इसलिए इसका नाम ह्यूमरस पड़ गया, ह्यूमर से ऐसा कहा जाता है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट बोन है अपर आर्म की। अपर आर्म में एक ही बोन है, वो लॉन्गेस्ट बोन है। इट हैज अपर राउंडेड एंड, ऊपर से गोल है और नीचे से ये ट्रायंगुलर होती है। तो आप इसे ऐसे विजुलाइज करो, ऊपर से गोल एक शाफ्ट और नीचे से ट्रायंगुलर। उसके बाद साइड डिटर्मिनेशन में आ गए कि अगर आपको मैं एक ह्यूमरस दे दूं तो आप कैसे बताओगे वो लेफ्ट हाथ की है, राइट हाथ की है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये सब साइड डिटर्मिनेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले अपर एंड इज राउंडेड, ऊपर का हेड जो होता है वो गोल होता है एंड इट फॉर्म्स अ हेड। भाई ये क्या फालतू, अपर एंड राउंडेड होता है, याद रखो। लोअर एंड इज एक्सपैंडेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड इज फ्लैटेंड फ्रॉम बैकवर्ड्स। अब लोअर एंड इज एक्सपैंडेड फ्रॉम साइड टू साइड, फ्लैटेंड फ्रॉम बैकवर्ड्स, मतलब अब मैंने स्टार्टिंग में बोला कि नीचे से ट्रायंगुलर है, ऊपर से गोल है ह्यूमरस। नीचे से ट्रायंगुलर का क्या मतलब है? पिरामिडल इमेजिन करो, अगर आप 3D में देख रहे हो तो पिरामिड की 3 साइड्स हैं। अब 3 साइड ऐसी हैं, पीछे से फ्लैट, आगे से ऐसे एलिवेटेड, और ये बन जाता है ट्रायंगुलर। ऐसी है ह्यूमरस का बेस, ऊपर से था राउंडेड। फिर हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड एंड बैकवर्ड। मीडियल क्या होता है? मीडियल लाइन छाती के पास, पोस्टीरियर लाइन बाहर की तरफ। तो मीडियली अपवर्ड एंड बैकवर्ड। दोबारा देखो, मीडियली अंदर, अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्टेड होती है हेड ऑफ ह्यूमरस। अब इमेजिन करो ऐसा क्यों होता होगा? मीडियली अपवर्ड एंड बैकवर्ड क्यों होता होगा? क्योंकि ये ग्लेनोइड कैविटी के यहाँ जॉइंट के अंदर है। अब एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखो, ह्यूमरस का हेड बहुत बड़ा होता है। ह्यूमरस का हेड बहुत बड़ा होता है और ग्लेनोइड कैविटी होती है छोटी। तो इसलिए ह्यूमरस का सिर्फ 1/3 पार्ट ही ग्लेनोइड कैविटी में जा पाता है। तो लोग कहते हैं ना शोल्डर डिसलोकेट हो गया, तो 99% केसेस में शोल्डर डिसलोकेट नहीं, ह्यूमरस निकल जाती है ग्लेनोइड कैविटी से, हाथ झूलने लगता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1/3 पार्ट तो अंदर है और बाकी बाहर है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हेड बहुत बड़ा है और जो कैविटी थी वो छोटी है। ये बात याद रखना है, क्लिनिकल एनाटॉमी में भी आएगी। अब यहां देखते हैं, अपर बीडी चौरसिया से ही हम पढ़ रहे हैं आज भी। फीचर्स में अपर एंड में फर्स्ट पॉइंट में लिखा है मीडियल, बैकवर्ड एंड अपवर्ड हेड, ठीक है। ग्लेनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करता है, घूमता है, ठीक है। इट फॉर्म्स द शोल्डर जॉइंट, हाँ। हेड फॉर्म्स अबाउट 1/3 ऑफ अ स्फेयर, मतलब 1/3 जो है ना स्फेयर, उसका पार्ट है हेड। हेड बहुत बड़ा है, 1/3 ही अंदर घुस पा रहा है, इसको इस तरीके से समझ लो। एंड इज मच लार्जर देन द ग्लेनोइड कैविटी, जो मैंने अभी बोला। सेकेंड पॉइंट है, लाइन सेपरेटिंग हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड इज कॉल्ड एनाटॉमिकल हेड। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप 3 बातें याद रखो। लाइंस 3 टाइप की हैं, नेक भी कह सकते हो इन्हें, एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल और सर्जिकल। अब इनकी सीक्वेंस याद रखो, एनाटॉमिकल सबसे ऊपर, मॉर्फोलॉजिकल सबसे नीचे। एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल और इनके बीच में होती है सर्जिकल लाइन। एनाटॉमिकल, सर्जिकल बीच में और मॉर्फोलॉजिकल सबसे नीचे। सर्जिकल और मॉर्फोलॉजिकल के बीच 0.5 सेंटीमीटर का गैप होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने सेकेंड पॉइंट लिखा था, लाइन सेपरेटिंग हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड इज एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमी पढ़ रहे हो, एनाटॉमिकल नेक। लेसर ट्यूबरकल, ट्यूबरकल का मतलब होता है लंप जैसा, एक उभार होना। अब इसके हेड में 2 ट्यूबरकल होते हैं, लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल। अब इमेजिन करो कि बच्चों के साथ आप चल रहे हो, छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़क पे चल रहे हो, तो आप क्या करोगे? बच्चों को सड़क की साइड घुमा दोगे, छोटे बच्चों को, कि तुम बाहर चलो, मैं अंदर, तुम सड़क की साइड चलो और मैं कोने में चलता हूं, ऐसा करोगे? ऑब्वियस बात है, आप बच्चों को अंदर रखोगे।
छोटे बच्चों को अंदर रखोगे ताकि वो सेफ रहे। अब ट्यूबरकल क्या है, ग्रेटर और लेसर, तो आप कैसे याद रखोगे कौन सी साइड है, तो ये याद रखो अंदर की साइड हमेशा लेसर ट्यूबरकल है, ग्रेटर ट्यूबरकल बाहर की साइड है, और दोनों ट्यूबरकल एंटीरियर साइड में होते हैं, आगे की तरफ, छाती से आगे। यही चीज इन्होंने बोली है। लेसर ट्यूबरकल, लैटिन में इसका मतलब होता है लंप, ट्यूबरकल मतलब लंप, इज एन एलिवेशन ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड। ग्रेटर ट्यूबरकल के लिए भी इसने यही बोला है, लेकिन ग्रेटर ट्यूबरकल में एक वर्ड आ गया लेटरल पार्ट ऑफ अपर एंड में। लेटरल मतलब बाहर की साइड, ग्रेटर ट्यूबरकल बाहर, लेसर ट्यूबरकल अंदर, दोनों ट्यूबरकल एंटीरियर साइड, दोनों ट्यूबरकल अपर पार्ट में। अब और आगे चलते हैं, इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस। अब सल्कस शब्द कहां सुना है आपने, ये आपने ब्रेन के साथ सुना था, ब्रेन उबड़ खाबड़ होता है, स्कल की बात नहीं, ब्रेन की बात कर रहा हूं, वहां सल्कस बन जाते थे, वही वर्ड है ये, इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस। इंटर ट्यूबरक्यूलर क्यों है, बड़ा शब्द है, तोड़ दो, क्योंकि ट्यूबरकल्स के बीच में है। सल्कस नाम से ही पता चल रहा है। इसको कहा गया बाइसिपिटल ग्रूव, बाइसिपिटल, ऑक्सीपिटल, ये सब शब्द आपने सुने हैं, मतलब दोनों उभारों के बीच में है ग्रूव। ग्रेटर ट्यूबरकल लेसर ट्यूबरकल के बीच में है। ग्रेटर ट्यूबरकल लेटरल साइड, लेसर ट्यूबरकल मीडियल साइड, ठीक है। इट सेपरेट्स लेसर ट्यूबरकल मीडियली फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल, ये भी ठीक बोल रहा है। अब आप कैसे बताओगे किसी चीज की लोकेशन, अगर मैं आपसे एक चीज की लोकेशन पूछूं तो हमेशा वो लोकेशन दूसरी चीज के एस्पेक्ट में बताई जाती है। जैसे मेरा ये हाथ इस हाथ के बगल में है, मेरा ये हाथ मेरे शोल्डर से जुड़ा हुआ है, ऐसे बताते हैं। तो क्योंकि ग्रेटर ट्यूबरकल बाहर की तरफ है, मैं राइट हाथ लेके चल रहा हूं, राइट हाथ इमेजिन करो, राइट हाथ में बाहर की साइड है लेटरल, अंदर की साइड है मीडियल, बाहर की साइड में है ग्रेटर ट्यूबरकल, तो ग्रेटर ट्यूबरकल की मीडियल साइड में होगा ना लेसर ट्यूबरकल, और लेसर ट्यूबरकल की लेटरल साइड में होगा ग्रेटर। तो लेटरल और मीडियल को कंफ्यूज नहीं कर देना है, आप रिस्पेक्टिव टर्म्स को किसी और चीज से देखकर बोल रहे हो, ठीक है, किसी और चीज से कंपेयर करके बोल रहे हो, इसको रटना नहीं है खाली खाली, इसको समझ लो। फिर आता है नैरो लाइन सेपरेटिंग अपर एंड ऑफ ह्यूमरस फ्रॉम शाफ्ट इज सर्जिकल नेक। अब यहां ढंग से देखो, यहां लिखा है अपर एंड ऑफ ह्यूमरस, सर्जिकल लाइन में लिखा है अपर एंड ऑफ ह्यूमरस, एनाटॉमिकल लाइन में लिखा था हेड ऑफ ह्यूमरस, क्योंकि क्या होता है, एनाटॉमिकल सबसे ऊपर, सर्जिकल बीच में, मॉर्फोलॉजिकल सबसे नीचे, इसलिए। अब मॉर्फोलॉजिकल की बात करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल नेक लाए 0.5 सेंटीमीटर बिलो सर्जिकल नेक, वही सीक्वेंस याद है। इट शोज पोजीशन ऑफ एपिफिजियल लाइन। तो अगर आपको एपिफिजियल लाइन बोला जाए या मॉर्फोलॉजिकल लाइन बोला जाए या मॉर्फोलॉजिकल नेक बोला जाए, तो ये तीनों एक ही है, ये याद रखना। एपिफिजियल का नाम एपिफिजियल क्यों पढ़ा, ये भी समझ लो। एपिफाइसिस से पढ़ा है नाम। एपिफाइसिस का मतलब होता है एक हड्डी का एंड, एक हड्डी होती है ना लॉन्ग बोन, उसको 3 पार्ट में बांट दिया जाता है, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस। अब ये तुम्हें आगे पढ़ाया जाएगा मेरे ख्याल से रेडियस अल्ना के समय, लेकिन अभी से आप इसको अपना बेसिक्स में काउंट करो। एपिफाइसिस एंड होता है, ये हड्डी है, देखो ये हड्डी है। एपिफाइसिस ऊपर का भी एंड है और नीचे का भी एंड है। फिर आता है मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस बहुत छोटी सी जगह है, एंड से जस्ट अंदर, ठीक है। डायाफाइसिस मेन शाफ्ट को कहते हैं, मेन बल्क जो है अंदर का, वो डायाफाइसिस है। एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस। तो यहां पे बोला गया मॉर्फोलॉजिकल नेक को एपिफिजियल लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये एपिफाइसिस को डिनोट करेगी। समझ आ रहा है, कहां खत्म होता है वो डिनोट करेगी। ट्यूबरकल 2 होते हैं, ग्रेटर लेसर, मैंने बता दिया। इनके बीच में बाइसेपिटल ग्रूव है, ऊपर से गोल थी बोन, नीचे से ट्रायंगुलर थी, 3D में देखो पिरामिडल शेप था। अब और आगे चलते हैं, यहां पे पेज नंबर 14 में आपको 2 डायग्राम्स दिए। डायग्राम से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला वाला डायग्राम है एज सीन फ्रॉम फ्रंट, दूसरा वाला है सीन फ्रॉम बैक। फ्रंट में आपको साफ दिख रहा है नीचे, बोन के नीचे देखो
यहाँ पे दो ट्राइंगल जैसे दिख रहे हैं। लेफ्ट वाली साइड में जो ट्राइंगल है वो है रेडियल फॉसा और अंदर की साइड है कोरेनॉइड फॉसा। मैंने कोरेनॉइड को अंदर की साइड क्यों बोला? राइट वाला ह्यूमरस है ये अंदर की साइड, क्योंकि एंटीरियर पार्ट दिखा रहा है फ्रंट वाला। तो फॉसा अगर दो हैं, ठीक है, आप हड्डी को ऐसे भी पहचान सकते हो। अगर फॉसा आपको दो दिख रहे हैं नीचे के पार्ट में तो वो एंटीरियर पार्ट है, और अगर एक दिख रहा है ओलेक्रनॉन तो वो पोस्टीरियर पार्ट है। अगर आपको दो ट्यूबरकल दिख रहे हैं तो वो एंटीरियर पार्ट है, अगर आपको ट्यूबरकल ही नहीं दिख रहा तो पोस्टीरियर पार्ट है। दो ट्यूबरकल, दो फॉसा एंटीरियर साइड में होते हैं। फॉसा क्या होता है? फॉसा भी एक डिप्रेशन जैसी जगह को ही कहते हैं, ठीक है। फॉसा, रेडियल फॉसा दिख रहा है, उसके ऊपर लिखा है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अभी बहुत बड़ा नाम आ गया, तोड़ दो। लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अब रिज का क्या मतलब होता है? रिज का मतलब होता है एक लाइन जैसा होना, एक पहाड़ियों की रिज होती है, एक कैसे बताएं, एक उभार जो होता है, ठीक है। जैसे हड्डी गोल थी, नीचे आते हुए ट्रायंगुलर होने लग गई, तो ट्रायंगल की शार्प एज को रिज कहेंगे। तो यहां लिखा है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। लेटरल बाहर की साइड, सुप्रा मतलब होता है ऊपर, और कॉन्डाइलर डायकॉन्डाइलिक था, कॉन्डाइल्स थे। यहां पे दो आपको दिख रहे हैं नीचे गोल स्ट्रक्चर्स कॉन्डाइल्स, उसके ऊपर है ये, लेटरल साइड में है, इसलिए लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर। इसके एग्जैक्ट अपोजिट में आप देखोगे मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर। मीडियल मतलब अंदर छाती के पास, सुप्राकॉन्डाइलर का भी वही मतलब है, कॉन्डाइल्स के ऊपर रिज। अब मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर या लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज की इंपॉर्टेंस क्या है? यहीं से वो बोन जो सर्कुलर थी वो अब ट्रायंगुलर बनने लग जाती है सुप्राकॉन्डाइलर रिज से। तो ये क्या करता है, यहां पे लेटरल बॉर्डर प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है, लेटरल बॉर्डर प्रोमिनेंट हो जाता है। अब आपको दिखेगा डायग्राम में, डायग्राम से ही पढ़ेंगे मैक्सिमम। अब वहां आपको दिख रहा है डेल्टॉइड ट्यूबेरोसिटी। अब ट्यूबेरोसिटी का क्या मतलब है? ट्यूबेरोसिटी मतलब थोड़ा अनइवन सरफेस हो जाना। डेल्टॉइड नाम क्यों है? डेल्टॉइड मसल कहां पढ़ी थी आपने? डेल्टॉइड मसल याद करो, आपने स्कैपुला के समय पढ़ी थी और क्लैविकल के समय पढ़ी थी। क्लैविकल में 4 मेजर मसल्स थी, डेल्टॉइड आगे नीचे और बाहर की साइड थी, पेक्टोरालिस मेजर अंदर नीचे थी और आगे की साइड थी, फिर ट्रेपीजियस थी एक, और एक स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड थी। ये 4 मसल्स थी, तो डेल्टॉइड वहां थी। अब डेल्टॉइड वहां से चालू होके जुड़ेगी कहां? ह्यूमरस के डेल्टॉइड ट्यूबेरोसिटी में। और डेल्टॉइड मसल का नाम डेल्टॉइड क्यों पड़ा है वो आपको डेल्टॉइड ट्यूबेरोसिटी में आगे जब हम मसल अटैचमेंट देखेंगे वहां दिख जाएगा। डेल्टा का मतलब होता है ट्रायंगल, ट्रायंगुलर। वो देखा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं समुद्र के साथ, इसलिए इसका नाम डेल्टॉइड है, क्योंकि यहां जो मसल जुड़ेगी डेल्टॉइड वो ऐसे ट्रायंगुलर, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में जुड़ेगी। फिर लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल आपको डायग्राम में दिख रहा है। लेटरल लिप, लेटरल साइड में एक लिप मतलब उभार बन रहा है, मीडियल लिप मीडियल साइड में बन रहा है। न्यूट्रिएंट फोरामेन भी आ गया यहां पे। न्यूट्रिएंट फोरामेन आपने क्लैविकल में भी पढ़ा था। न्यूट्रिएंट फोरामेन का नाम न्यूट्रिएंट फोरामेन क्यों है मैंने तब भी बताया था, दोबारा सुनो। न्यूट्रिएंट मतलब खाना पहुंचेगा यहां, मतलब कोई आर्टरी वगैरह जाएगी। फोरामेन का मतलब होता है छेद, जैसे मैग्नम फोरामेन। तो न्यूट्रिएंट फोरामेन से असल में एक आर्टरी पास होगी। मीडियल बॉर्डर दिख रहा है, लेटरल बॉर्डर दिख रहा है, एंटेरोमीडियल सरफेस, एंटेरोलेटरल सरफेस। अब ये डिमार्केशंस क्यों हुई? क्योंकि नीचे जाके वो पिरामिडल ट्रायंगुलर शेप बन रहा था। सब बोलो, हड्डी को इमेजिन करो, सबसे पहले बेसिक से चालू। हड्डी ऊपर से गोल, शाफ्ट, नीचे से ट्रायंगुलर, समझ आ रहा है? गोल, शाफ्ट, ट्रायंगुलर। अब ट्रायंगल की रिज जहां से चालू हो रही थी वहां क्या था? लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज और मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, यहां से प्रोमिनेंस चालू हो रही थी। अब इन्होंने क्या बोला है? एंटेरोलेटरल, एंटेरोमीडियल शब्द यूज हुआ है। एंटीरियर मतलब आगे, लेटरल की साइड, मीडियल की साइड, उन चीजों को बता रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा डायग्राम। दूसरे डायग्राम में आपको सबसे पहले बीच में ऐसे दिखेगी
ग्रूव फॉर रेडियल नर्व। ग्रूव जहां होता है ना रेडियल नर्व या आर्टरी या किसी ऐसी चीज के लिए, तो याद रखो ग्रूव्स होते हैं पटरी की तरह। ट्रेन हमेशा पटरी पे ही चलती है, उससे बाहर नहीं जा सकती। तो जहां ग्रूव है मतलब आर्टरी और वेन वहीं से पास होगी, कहीं और से नहीं होगी। अगर ग्रूव नहीं है तो उस रीजन से पास होगी, लेकिन श्योर शॉट नहीं है कि वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट उसी लोकेशन से पास हो। आगे जाओगे आप तो शायद रेडियस अल्ना की क्लिनिकल एनाटॉमी में आप ये नहीं सॉरी कार्पल्स की क्लिनिकल एनाटॉमी में एक चीज आएगी जिसमें अगर कार्पल टूट जाए और आर्टरी सेम साइड में हो तो वो हड्डी जुड़ नहीं पाती और वो बोन जो है वो खराब हो जाता है। फिर आपका हाथ में एप लाइक डिफॉर्मिटी आ सकती है। सब पढ़ेंगे हम आगे जाके, बस ये याद रखो ग्रूव है तो वहीं से पास होगा। फिर एनाटॉमिकल नेक दिख रहा है, सर्जिकल नेक दिख रहा है, मॉर्फोलॉजिकल नेक दिख रहा है जिसको इन्होंने एपिफिजियल लाइन लिखा हुआ है, ऑब्लिक रिज दिख रही है, ठीक है। सबसे नीचे आपको दिख रहा है अकेला ओलेक्रेनॉन फोसा। ओलेक्रेनॉन फोसा पीछे था, रेडियल और कोरेनॉइड आगे था। I'm sorry। अब ये याद रखो कोरेनॉइड है, एन, कोरेकॉइड नहीं है, कोरेनॉइड है। शाफ्ट की बात करते हैं, ऊपर से गोल थी, नीचे से ट्रायंगुलर थी, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी हमने देख लिया, लेटरल मीडियल बॉर्डर देख लिया, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज हो गया, फिर एंटेरोलेटरल सरफेस, ये सब हो गया। तो ज़्यादातर आप मार्केशंस जो है वो इमेजेस से, डायग्राम से पढ़ो। और आगे चलते हैं। अब यहाँ दिया है मसल अटैचमेंट। अब मसल अटैचमेंट में आपको मैं एक सीक्वेंस रटवा रहा हूँ, उसे रट लो। पेक्टोरालिस मेजर, लैटिसिमस डॉर्सी एंड टेरेस मेजर। पेक्टोरालिस मेजर, लैटिसिमस डॉर्सी, टेरेस मेजर। पेक्टोरालिस मेजर, लैटिसिमस डॉर्सी, टेरेस मेजर। अगर मैं राइट साइड की बात करूं ह्यूमरस की, पेक्टोरालिस मेजर सबसे बाहर, लैटिसिमस डॉर्सी बीच में लेटी हुई है और टेरेस मेजर सबसे अंदर। पेक्टोरालिस मेजर, लैटिसिमस डॉर्सी, टेरेस मेजर, PM, LD, TM, ठीक है। पेक्टोरालिस मेजर, लैटिसिमस डॉर्सी, टेरेस मेजर। अब ये आपको दिखेगा मसल अटैचमेंट में पेज नंबर 15 में। ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल दिख रहा था। ग्रेटर ट्यूबरकल में जुड़ रही है सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस कहां पढ़ा आपने? स्कैपुला में। स्कैपुला की डोर्सल साइड, पीठ से जो पहले आ रही थी उस साइड में स्पाइनस प्रोसेस था, उसको वो दो डिवाइड कर दे रहा था, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस। वो सुप्रास्पाइनेटस यहां जुड़ रही है। तो ग्रेटर ट्यूबरकल में है सुप्रास्पाइनेटस, लेसर ट्यूबरकल में है सब स्कैपुलारिस। सब स्कैपुलारिस कहां था? अंदर वाली कोस्टल सरफेस को कहते थे सब स्कैपुलर सरफेस। वहां पे जो मसल थी जहां 3 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस भी थी। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप लेक्चर देखो वो वाला। आप स्कैपुला देखो, सारी चीजें कनेक्टेड है। क्लैविकल से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी जो कनेक्टेड है पीछे स्कैपुला से। स्कैपुला से मसल्स कनेक्टेड है ह्यूमरस से। सारी मसल ग्रुप और वेन्स कनेक्टेड ही हैं, एक के बाद एक आपको कॉमन लिंक्स मिलेंगे। ग्रेटर ट्यूबरकल में सुप्रास्पाइनेटस, लेसर ट्यूबरकल में सब स्कैपुलारिस। अब इसको कैसे रटोगे? लेसर ट्यूबरकल कम है थोड़ा, सब स्कैपुलारिस कम है, ठीक है। लेसर कम, सब स्कैपुलारिस सब कम, तो ऐसे याद रखो। फिर 3 मसल हैं ऐसे उसके लेंथ के अक्रॉस लगी हुई हैं। पेक्टोरालिस मेजर सबसे बाहर, लैटिसिमस डॉर्सी बीच में लेटी हुई है और टेरेस मेजर सबसे अंदर। फिर आपको डेल्टॉइड मसल दिख रही है डायग्राम नंबर 1 में, कॉर्नर में देखो लेफ्ट साइड में, ऐसे ऑलमोस्ट यू शेप्ड है, देखोगे तो वी शेप्ड है, इसलिए उसका नाम डेल्टा से पढ़ा है, डेल्टॉइड। उसके साइड में आपको दिख रहा है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकाई। ब्रैकाई क्योंकि ब्रैकियम है ये, मीडियल हेड अंदर की साइड है। फिर कोरेको ब्रैकाइलिस लिखा है। कोरेको ब्रैकाइलिस का नाम पड़ा है कोरेकॉइड और ब्रैकियम आर्म से, कोरेको ब्रैकाइलिस। तो अगर आपको बोलूं कोरेको ब्रैकाइलिस कहाँ है तो नाम में लिखा है ब्रैकाइलिस, ब्रैकियम तो हाथ में ही होगा, अपर आर्म में। फिर सबसे बड़ी मसल एंटीरियर पार्ट में जो आपको दिख रही है
वो है ब्रैकाइलिस, ब्रैकियम, बाइसेप, ब्रैकाइलिस। ले और अगला डायग्राम देखो पीछे की साइड वाला, सबसे बड़ी मसल जो दिख रही है वो है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकाई। अब ये कॉमन सेंस थी, आपका हाथ है, बाइसेप यहां ऊपर आगे, ट्राइसेप पीछे नीचे, बाइसेप ट्राइसेप, अगर एक फ्लेक्स होती है दूसरी एक्सटेंड होती है, याद है बाइसेप ट्राइसेप, वही चीज है, आगे बाइसेप है तो पीछे ट्राइसेप होनी थी। फिर अब डायग्राम नंबर 1 में सबसे नीचे आप देखोगे ब्रैकियो रेडियालिस, रेडियस से जुड़ा हुआ है इसलिए, प्रोनेटर टेरेस, फ्लेक्सर ओरिजिन। अब ये सारी मसल्स हम आपको पढ़ाएंगे रेडियस और अल्ना के समय, ठीक है। आप बस याद रखो प्रोनेटर टेरेस, प्रोनेशन, प्रोनेशन सुपीनेशन, याद है, सुपीनेशन सुपीरियर, पाम ऊपर फेस करती है, प्रोनेशन प्रोनेटर, पाम नीचे फेस करती है। डायग्राम नंबर 2 देखो, सुप्रास्पाइनेटस यहां भी दिख रहा है लेकिन वो असल में लेफ्ट ओवर पार्ट है, ग्रेटर ट्यूबरकल में जुड़ा था, घूम के थोड़ा सा पीछे चिपकने गया, वो चीज दिख रही है। इंफ्रास्पाइनेटस थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस आगे की साइड दिख रहा था, इंफ्रास्पाइनेटस पीछे की साइड थोड़ा सा दिख रहा है, टेरेस माइनर दिख रहा है, मेजर कहां था, आगे की साइड, याद आया, पेक्टोरालिस मेजर, लैटिसिमस डॉर्सी, टेरेस मेजर, तो मेजर तो आगे हो गया, माइनर पीछे। डेल्टॉइड का थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है क्योंकि वो कर्व के पीछे गई है, क्योंकि ये असल में डायग्राम्स 2D है लेकिन मसल और बोन अटैचमेंट तो 3D होता है ना, तो इमेजिन करो वो घूम के पीछे गए, वही चीज दिख रही है। ब्रैकाइलिस थोड़ा सा दिख रहा है। एनकॉनियस, एनकॉनियस का मतलब होता है एल्बो। ओलेक्रेनॉन फॉसा दिख रहा है, कॉरेनॉइड और रेडियल फॉसा कहां था, आगे की साइड, ओलेक्रेनॉन पीछे की साइड। कॉरेनॉइड में अल्ना जुड़ती है, रेडियल में रेडियस जुड़ती है, याद रखो, कॉरेनॉइड और रेडियल फॉसा में अल्ना और रेडियस जुड़ती है। अब आते हैं कैपिटुलम। कैपिटुलम का मतलब होता है हेड, लिटिल हेड, आर्टिकुलेट करता है ये रेडियस के साथ। अब यहां लिखा है वी शेप्ड डेल्टॉइड, डेल्टॉइड का ग्रीक में मतलब होता है ट्रायंगुलर शेप्ड। रेडियल ग्रूव सब कुछ हमने देख लिया, पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट, ऑब्लिक रिज, लोअर एंड में है कॉन्डाइल्स, ठीक है। कैपिटुलम में लैटिन में कैपिटुलम का मतलब होता है लिटिल हेड। इट आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ रेडियस, याद रखो, कैपिटुलम आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ रेडियस, कैपिटुलम का मतलब लिटिल हेड, ठीक है। लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से वो ट्रायंगुलर रीजन प्रोमिनेंट दिखने लगता है। कॉरेनॉइड अल्ना में है, कॉरेनॉइड अल्ना, कॉरेकॉइड स्कैपुला, कॉरेकॉइड का मतलब होता है कौवे की बीक, कौवे की चोंच, क्रोस बीक। और आगे चलते हैं, ट्रोक्लिया का मतलब होता है पुली, ट्रोक्लिया का मतलब होता है पुली ग्रीक लैंग्वेज में। कैरिंग एंगल, ठीक है, ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना, मीडियल एज ऑफ ट्रोक्लिया प्रोजेक्ट्स डाउन मोर देन द लेटरल एज। ये सब क्यों है, अब ये सब चीजें रटने की हैं, ये सब तो आपको रटना पड़ेगा लेकिन मैं समझाता हूं। पुली, अगर आप कोई चीज पुली करना चाह रहे हो, कैरिंग एंगल है, ये सब लीवर पुली, ये सिंपल मशीन्स, सिंपल मैकेनिक्स असल में बोन में बहुत यूज होती है, ठीक है। अगर आप कोई चीज पुली करना चाह रहे हो तो रोप को हमेशा आप एज से ले जाते हो ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, एफर्ट कम लगे, आउटपुट ज्यादा आए। कैरिंग एंगल का भी उसी चीज से मतलब है, इसलिए ये एजिस पे जुड़ते हैं। यहां एज लिखा होगा जरूर, मीडियल एज लिखा है, देखा, लेटरल एज लिखा है, इसलिए लिखा है। नॉन आर्टिकुलर पार्ट में देखते हैं अब। मीडियल एपिकॉन्डाइलिस प्रोमिनेंट, बोनी प्रोजेक्शन, इट इज सबक्यूटेनस, इजिली फेल्ट ऑन मीडियल साइड ऑफ एल्बो। प्रैक्टिकल, एल्बो देखो राइट साइड की, अंदर की तरफ जो आपको एक चोंच जैसी फील हो रही है, ये है मीडियल एपिकॉन्डाइल, मीडियल अंदर एपिकॉन्डाइल, ठीक है। ये सब क्यूटेनस है, सब क्यूटेनस मतलब स्किन, क्यूटिन के जस्ट नीचे, इसलिए फील हो जा रही है, जैसे आपकी क्लैविकल भी है। फिर इजिली फेल्ट, ठीक है। लेटरल एपिकॉन्डाइल स्मॉलर है, उतना अच्छे से फील नहीं होता है, ठीक है। शार्प लेटरल मार्जिन इज जस्ट अबव द लोअर एंड इज नोन एज लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ये जो हमने डिस्कस किया था। कॉरेनॉइड फॉसा
एकोमोडेट्स कॉरेनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। ठीक है, कॉरेनॉइड में अल्ना ही आती है। ओलेक्रेनॉन, ओलेक्रेनॉन का ग्रीक में मतलब होता है अल्ना का हेड। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि अभी तो बोला कि यार अल्ना का हेड कॉरेनॉइड में आता है, अब बोल रहे हो कि ओलेक्रेनॉन का मतलब अल्ना का हेड है, तो एक क्या मतलब है? तो जब आप अल्ना पढ़ोगे तो आप देखोगे असल में उसका हेड ऐसा है, सी शेप्ड है। और हमने क्या देखा इसमें, हमारी बोन को अगर आप देखो तो एक गड्ढा, दो गड्ढे आगे एक गड्ढा पीछे, एक में तो रेडियस थी बचे दो, तो क्या होता है वो ऐसे आके जुड़ता है। कॉरेनॉइड वाला, नीचे वाला कॉरेनॉइड था वो ऊपर ऐसे जुड़ जाता है, पीछे वाला ओलेक्रेनॉन था वो पीछे जाके जुड़ जाता है। ठीक है, ये सब हम अल्ना में पढ़ेंगे तब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, विजुअलाइज करो तब तक। सब स्कैपुलारिस इंसर्टेड इनटू लेसर ट्यूबरकल, ये हमने देख लिया। सुप्रास्पाइनेटस इंसर्टेड इनटू ग्रेटर ट्यूबरकल, ये हमने देख लिया। मसल अटैचमेंट हम सारे देख चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑसिफिकेशन में। अब ऑसिफिकेशन में याद रखो आप, ऑसिफिकेशन में आप ये याद रखो 718। पहले ऑसिफिकेशन आपको रीड करके बताता हूं। यहां लिखा है ह्यूमरस ऑसिफाइज फ्रॉम 1 प्राइमरी सेंटर एंड 7 सेकेंडरी सेंटर। दोबारा सुनो, +ह्यूमरस ऑसिफाइज फ्रॉम 1 प्राइमरी सेंटर और 7 सेकेंडरी सेंटर्स। I'm sorry, 1 + 7 क्या होता है? 8। 1 प्राइमरी 7 सेकेंडरी, 1 + 7 8। 8th वीक में डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसे याद रखो। 1 प्राइमरी 7 सेकेंडरी, 1 + 7 8, 8th वीक में होगा इसका डेवलपमेंट। और आगे चलते हैं, अब यहां पे पेज नंबर 17 में आ गए हम। यहां बैक ऑफ ह्यूमरस में आपको सबसे ऊपर दिखेगी एक्सिलरी नर्व, फिर देखेगी रेडियल नेक से आती हुई रेडियल नर्व, रेडियल ग्रूव से आती हुई, और सबसे नीचे दिखेगी अल्नर नर्व। ये बैक साइड है उसकी। अब आपको कैसे पता है बैक साइड है? नीचे से पढ़ के तो सब बता देंगे। डायग्राम देखो, डायग्राम में पीछे एक ही फॉसा दिख रहा है आपको, ओलेक्रेनॉन। आगे 2 थे रेडियल कॉरेनॉइड, पीछे एक था ओलेक्रेनॉन, इसलिए ये बैक साइड है। आप ऐसे ही बता पाओगे। अब मुझे लग रहा है हमने स्पीड काफी फास्ट पहुंचा दी थी। स्टार्टिंग से जो चीजें आपको विजुलाइज करके रखनी है वो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता देता हूं मैं। हमारी ह्यूमरस ऊपर से गोल, नीचे से ट्रायंगुलर, बीच में शाफ्ट। ट्रायंगल रीजन कहां से चालू होने लगता है उस पॉइंट को कहते हैं लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज या मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। एंटीरियर पार्ट, आगे की साइड, नीचे 2 फॉसा थे रेडियल कॉरेनॉइड, और ऊपर 2 ट्यूबरकल थे ग्रेटर लेसर। लेसर मीडियल साइड, ग्रेटर बाहर की साइड, रेडियल फॉसा बाहर की साइड, कॉरेनॉइड अंदर की साइड। पीछे नीचे एक ही फॉसा था ओलेक्रेनॉन। उसके बाद ग्रूव था रेडियल पीछे की साइड, क्योंकि ग्रूव बदसूरत कर देता है हड्डी को, हमें स्मूथ दिखानी है, चिकनी, आगे से सुंदर। उसके बाद और क्या था डिस्कस करने लायक, और क्या है इसमें? लॉन्ग बोन है। 3 नेक याद रखो, 3 नेक इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमिकल, सर्जिकल, मॉर्फोलॉजिकल। सर्जरी बीच में होती है, कोनों में सर्जरी क्या करोगे? एनाटॉमिकल सबसे ऊपर, सर्जिकल बीच में, मॉर्फोलॉजिकल सबसे नीचे। मॉर्फोलॉजिकल को कहते हैं एपिफिजियल नेक, एपिफिजियल लाइन। एपिफाइसिस मतलब हड्डी का एंड, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस मेन फ्रेम, जो मेन शाफ्ट है। ठीक है, अब ये भी याद रखो सर्जिकल और मॉर्फोलॉजिकल के बीच 0.5 सेंटीमीटर का गैप था। मैंने मेजर पॉइंट्स आपको बता दिए। सुप्रास्पाइनेटस, ग्रेटर ट्यूबरकल, सब स्कैपुलारिस, लेसर ट्यूबरकल, सब थोड़ा नीचे थोड़ा बेकार, लेसर थोड़ा नीचे थोड़ा कम, ऐसे याद रखो। अब और आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं क्लिनिकल एनाटॉमी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बच्चे अंधाधुंध रटते हैं। अंधाधुंध आपको रटना ही नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो, कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर क्या हो सकता है? सर्जिकल नेक, शाफ्ट या सुप्राकॉन्डाइलर रीजन। ये बहुत ही स्टूपिड पॉइंट था, बहुत टट्टी पॉइंट। अब आप देखो, एक बात बताओ मुझे, हड्डी में मैंने बोल दिया नेक, मैंने बोल दिया शाफ्ट, मैंने बोल दिया कॉन्डाइलर रीजन, तो बचा क्या? अबे सबसे मोटी जगह से तो वैसे भी नहीं टूटनी थी हड्डी, तो ये कॉमन सेंस है। अगर हड्डी सीधी आ रही थी और यहां से अचानक से ऐसे ट्रायंगुलर बनने लग गई, तो यहां के एंगल से टूट सकती है, सुप्राकॉन्डाइलर रिज से। अब बीच से भी टूट सकती है, शाफ्ट से जैसे टूट जाती है लोगों की, और नेक के पास से भी, क्योंकि ऊपर से गोल है नीचे से शाफ्ट है, यहां से टूट जाएगी।
कॉमन सेंस वाली बातें हैं ये। अब सेकंड पॉइंट देखो, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर इज कॉमन इन यंग एज। सुप्रा नीचे की साइड जो एल्बो के पास का फ्रैक्चर छोटे बच्चों में हो जाता है, ठीक है। आउटस्ट्रेच हैंड में गिरने से हो जाता है। लोअर फ्रैगमेंट डिस्प्लेस हो जाता है पीछे। अब विजुअलाइजेशन चालू होगा, क्योंकि मैं इस पॉइंट को और लास्ट पॉइंट को मिला के आपको घुमा के पिलाऊंगा, ठीक है। मीडियल नर्व देखो, मीडियन नर्व याद रखो, ब्रैकियल आर्टरी याद रखो। अब देखो, आपकी हड्डी थी हाथ की, ठीक है, ह्यूमरस है ये। आउटस्ट्रेच हैंड में गिरे आप, हड्डी टूट गई, सुप्राकॉन्डाइलर रीजन से टूट गई। अब क्या होगा, इन्होंने बोला वो रीजन जो था वो पीछे डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। हड्डी टूटी, वो रीजन पीछे डिस्प्लेस हो जाएगा। अब जब पीछे डिस्प्लेस हो गया तो देखा होगा जो ज्यादा वर्कआउट करते हैं, बाइसेप में एक बहुत बड़ी इनकी नस्सी दिखने लग जाती है, ब्रैकियल आर्टरी। ब्रैकियल आर्टरी क्या होगा, जब नीचे की हड्डी पीछे चली गई तो ब्रैकियल आर्टरी गड्ढा भरने के लिए अंदर घुस जाएगी और ऊपर की हड्डी दबा देगी। अब ब्रैकियल आर्टरी जब दब गई तो खाना और न्यूट्रिएंट्स आगे कैसे पहुंचेगा। मीडियन नर्व भी दब सकती है, और नर्व दब जाए तो हाथ डिफॉर्म हो जाता है, क्योंकि हाथ की फंक्शनिंग नहीं हो पाती। मैसेजेस नहीं भेजोगे हाथ को कि करना क्या है, तो हाथ की मसल्स वैसे ही ट्विच करेंगी ना, ये बात है। अब यहां पे एक बहुत बड़ा नाम आएगा, वो है वॉल्कमैन्स इश्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर। वॉल्कमैन्स इश्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर, जैसा कि मैंने हमेशा बोला है, बड़े शब्द है तोड़ दो। वॉल्कमैन आदमी का नाम होगा, जिस आदमी ने ढूंढा उसने अपना नाम लगा दिया, मैंने ढूंढा मैं रखूंगा। उसके बाद है इश्चेमिक। इश्चेमिक कहां सुना है आपने, इश्चेमिया, हार्ट डिजीज। इश्चेमिया में क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाती है और हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ रहा था, खून नहीं जा पा रहा था आगे, ब्लॉकेज को इश्चेमिया कहते हैं। ऑक्लूजन शब्द भी यूज होता है, दोबारा सुनो, इश्चेमिया, ब्लॉकेज, ऑक्लूजन, ये तीनों एक ही चीज है। इश्चेमिया में क्या है, आर्टरी बंद हो गई है। वॉल्कमैन्स इश्चेमिक, ब्लड नहीं जा पा रहा, कॉन्ट्रैक्चर, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ये सब क्यों हुआ, पीछे डिस्प्लेस हो गई थी हमारी ब्रैकियल आर्टरी, अंदर चली गई और हड्डी ने उसे दबा दिया। अब क्या होगा, आर्टरी का काम खाना पहुंचाना भी था, लेकिन वहां इश्चेमिया वाली कंडीशन आ रही है, इश्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर, जो कि वॉल्कमैन नाम के आदमी ने दिया। वहां खाना नहीं पहुंच रहा, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच रहे फोर आर्म को, तो क्या होगा, यहां के सेल्स को खाना नहीं मिल रहा, यहां की मसल को एनर्जी नहीं मिल रही, तो वेस्टिंग ऑफ फोर आर्म होगा। वेस्टिंग ऑफ फोर आर्म से क्या मतलब है, जब यहां न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, मसल्स टूटने लगेंगी, एट्रोफी होने लगेगी, मसल वॉल्यूम गिरने लगेगा और हाथ वेस्ट होने लग जाएगा, खराब हो जाएगा हाथ। ये सब हुआ वॉल्कमैन्स इश्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर से, जो हुआ था ऑक्लूजन, ब्लॉकेज या इश्चेमिया टू ब्रैकियल आर्टरी की वजह से आया। फील आ रहा है, फील आ रहा है तुम्हें, ऐसे रटना है, ठीक है। अब तुम अंधाधुंध रट देते वॉल्कमैन्स इश्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर, मीडियन नर्व, तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। अब यहां मैं तुम्हें कीवर्ड्स पढ़ के सुना रहा हूं, एक बार ढंग से सुन लो। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, कॉमन इन यंग एज, प्रोड्यूस्ड बाय फॉल, आउटस्ट्रेच्ड हैंड, लोअर फ्रेगमेंट, डिस्प्लेस्ड बैक, मीडियन नर्व इंजरी हो गई उसमें, इट में लीड टू वॉल्कमैन्स इश्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर कॉज्ड बाय ऑक्लूजन टू ब्रैकियल आर्टरी। अब इन्होंने इश्चेमिक का मतलब नहीं बताया था, जो मैंने आपको समझा दिया इश्चेमिया से। अब थर्ड पॉइंट है, 3 बोनी पॉइंट ऑफ नॉर्मल एल्बो फॉर्म इक्विलेटरल ट्राइंगल इन फ्लेक्स्ड एल्बो एंड 1 लाइन इन एक्सटेंडेड एल्बो, जो आपको डायग्राम में दिया, डायग्राम 2.17 में। अब इन्होंने बोला फ्लेक्स्ड एल्बो, फ्लेक्स मसल कैसे दिखाओगे, फ्लेक्स। फ्लेक्स एल्बो में यहां ट्रायंगुलर शेप बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो 3 हड्डियां बनाती हैं। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा हो सकता है आपको फील हो जाए, 2 नीचे 1 यहाँ, लेकिन जब ये सीधा हो जाता है, एक्सटेंडेड 180 डिग्री बन जाता है, तो वो तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। ये बोल रहे हैं फ्लेक्स्ड में ट्रायंगल सीधा हो जाने में एक लाइन, क्योंकि सीधे में लाइन बन जा रही है, ऐसे याद रखो। और आगे चलते हैं, अरे और आगे चलना क्या, अब तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है जो मैंने सबसे पहले बताया था आपको,
हमारे ह्यूमरस बहुत घमंडी है, ह्यूमरस का हेड बहुत बड़ा है, 1/3 पार्ट ही घुस पाता है अंदर। अब 1/3 पार्ट ही जब ग्लेनॉइड कैविटी में घुसेगा तो मैं खींच दूंगा तो निकल ही जाएगा ना आराम से। और क्या है, एक पॉइंट याद रखो, ह्यूमरस के हेड और इस रीजन में, शोल्डर रीजन में ब्लड कैपिलरीज, ब्लड आर्टरीज, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम होता है थोड़ा कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जब आपका हार्ट डैमेज हो जाए यहां से तो आप उसको इतना ब्लड नहीं दे पा रहे, इतना न्यूट्रिएंट नहीं दे पा रहे कि वो एकदम रिकवर हो जाए। तो इसलिए या तो हो सकता है वो खुद से ना हो पाए ठीक, या अगर होगा भी तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जो उसे एडजस्ट कर देता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि 1/3 पार्ट ही अंदर घुस पा रहा है। ठीक है, अब यहां एक टर्म यूज होगी, सब ग्लेनॉइडल डिसलोकेशन। सब ग्लेनॉइडल लक्सेशन भी कहते हैं, सब ग्लेनॉइडल डिसलोकेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, सब मतलब नीचे, ग्लेनॉइडल मतलब ग्लेनॉइड कैविटी। क्या होता है, ह्यूमरस थोड़ी कैसी थी, ह्यूमरस मीडियल अपवर्ड बैकवर्ड। अब जब वो निकलेगी तो वो ऐसे आ जाएगी ग्लेनॉइड कैविटी के नीचे। देखो समझ आ रहा है, फील आ रहा है, नीचे आ जाएगी। क्योंकि वो ऐसे नीचे आ जाएगी तो इसको कहा गया सब ग्लेनॉइडल, क्योंकि ग्लेनॉइड से नीचे आ गया सब ग्लेनॉइडल। अब मैं आपको कीवर्ड पढ़ाता हूं। ह्यूमरस हैज पुअर ब्लड सप्लाई एट द जंक्शन ऑफ अपर 1/3 एंड लोअर 2/3। अब 1/3 2/3 में बांट देते हैं, जैसे हमने क्लेविकल के समय पढ़ा था, मीडियल 2/3 लेटरल 1/3। हेड ऑफ ह्यूमरस कॉमनली डिसलोकेट्स इंफीरियरली, ब्रैकेट में लिखा है सब ग्लेनॉइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने सबसे लास्ट में लिख दी, वो भी ब्रैकेट में सब ग्लेनॉइड। इसको सबसे ऊपर लिख दो, सब ग्लेनॉइड डिसलोकेशन। और इसके साथ आपका ह्यूमरस खत्म हो गया। अब हम इसके बाद, अब मैं एक न्यू टाइप ऑफ वीडियोस चालू करूंगा। उसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको पूरा पढ़ाया, अब मैं कीवर्ड्स बोल दिया करूंगा। जैसे हमने क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करी, तो क्लिनिकल एनाटॉमी में यहां जो जो लिखा था, क्लिनिकल एनाटॉमी में जो जो लिखा था मैं उसके कीवर्ड्स बोल दिया करूंगा। जैसे एक मिनट, क्लिनिकल एनाटॉमी में जो जो लिखा था उसके कीवर्ड, जैसे सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, यंग एज, लोअर फ्रैगमेंट, डिस्प्लेस बैकवर्ड, मीडियन नर्व, वॉल्कमैन इश्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर, ऑक्लूजन, ब्रेकियल आर्टरी। तो आप क्या करोगे, आप इन सारे कीवर्ड्स को सुनते रहोगे दिमाग में, और फिर आपके पास क्या होगा, एक माइंड मैप बन जाएगा कि आपको कहां से कहां जंप लगानी है। और उससे क्या होगा, पूरा नहीं रटना पड़ेगा, वो कीवर्ड्स याद आते रहेंगे और आपको ग्रास्प करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।